नमस्कार बच्चों, सीसीए ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का हम पढ़ रहे थे और हमने इसमें आधा चैप्टर लगभग पढ़ लिया था। अब आगे हम देख रहे हैं, जैसे लेखक हैं उन्होंने ग्लेशियर देखे, बाल छोटे छोटे बर्फ़ के खंड देखे और उनको देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। हिमालय पर्वत पर जो बर्फ़ बिछी हुई थी उसको देखकर उनका जो मन था आनंदित हो गया और हर्ष से मतलब खुशी से उनकी खुशी का कहीं कोई ठिकाना ना रहा। उसी से आगे हम पढ़ेंगे। पर उस एक क्षण में के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। हिम दर्शन यानी बर्फ़ के दर्शन ने हमारे अंदर पता नहीं क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर हो गई थी। मतलब वो जो प्राकृतिक दृश्य में दिखाई नहीं दिया था, जिसके कारण उनके मन में निराशा उत्पन्न हो रही थी। खिन्नता यानी एक अजीब सी, मतलब थोड़ा सा क्रोध होता है, उसके लिए आता है हल्का सा क्रोध, थकान से महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही उनके बर्फ के उनको दर्शन हुए वैसे ही उनके सब कुछ दूर हो गया। हम सब आकुल हो उठे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत, बिना किसी आवरण के। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। इसका अभिप्राय था इतने अधीर थे, कोसानी आया भी नहीं और मुंह लटका। अधीर यानी धैर्यहीन थे, आया भी मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खान सामे ने बताया, मतलब जो जहाँ पर वो ठहरे थे उस जगह का नाम है खान सामे, जहाँ पर वो व्यवस्था करने वाले थे, खाना खिलाने वाले, बेरवे जिसको बोलते हैं। आप सभी लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ़ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। सामान्य मतलब उनको उसने कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि बर्फ़ दिखाई दी। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी। अनावृत यानी बिना किसी आवरण के। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला यानी कड़ियाँ। हिम शिखर बर्फ के ऊबड़ खाबड़ जो पर्वत थे उनके लिए है। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। पीर यानी पीड़ा, खरोंच तो हल्की सी कष्ट। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन, उसका मतलब आत्मिक वेदना अवश्य था कि जैसे बर्फ की सील के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक यानी शरीर से संबंधित, दैविक यानी देवताओं से संबंधित, भौतिक यानी संसार से संबंधित कष्टों को ताप कहा था और उसे शमित करने के लिए, मतलब शांत करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुराने तपस्वी लोग थे वह अपने सांसारिक तापों को, सांसारिक कष्टों को और अपने शरीर के कष्टों को और देवी कष्टों को दूर करने के लिए कहाँ जाते थे, हिमालय में तपस्या करने जाया करते थे। इस बात का अनुभव लेखक को अब हो रहा था जब उन्होंने खुद प्रत्यक्ष में ये सारी चीज़ें देखी। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे सामने क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है यह हिम राशि। जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। आदिम यानी पुराने समय से, आदिकाल से। शाश्वत जो हमेशा से चला आ रहा है, अविनाशी जिसका विनाश ना हो। कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम, एटर्नल स्नो। सूरज ढल रहा था, मतलब हमेशा से रहने वाली बर्फ। सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन में यह सोचा था कि पता नहीं इन
पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं। और अंतकाल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंदर हू करते हुए बहते रहे हैं। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो क्या बने हुए थे, ग्लेशियर बने हुए थे, दर्रे बने हुए थे, ढाल बने हुए थे, किसके? बर्फ के। तो लेखक के मन में ये था कि उन पर कोई आज तक गया भी है या नहीं गया, या फिर वहाँ पर केवल ये जो बर्फ की ही आवाज़ आती रहती है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघलती केसर बहने लगी, मतलब बर्फ पिघलने लगी। बर्फ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियाँ गहरी पीली हो गई। कहने का तात्पर्य यह है, जब सूर्य अस्त हुआ तो तब आकाश में क्या हो गई? लालिमा छा गई। और उस लालिमा थी वह बर्फ पर पड़ रही थी, तो वो अलग अलग क्या बदल रही थी? रंग बदल रही थी। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे। पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, और शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो और अपने में डूब गए हो। मतलब सभी आत्मचिंतन कर रहे थे या उन प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अपने आप क्या हो रहे थे? मोहित हो रहे थे। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन हो गया है। कल्पनाहीन यानी कोई मन में कल्पना ही नहीं रही है। इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा। और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय एक शब्द भी तो नहीं जानता। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। जो मेरी भावनाएं हैं वह इस हिम सम्राट मतलब बर्फ़ के सम्राट के सामने क्या है? बिल्कुल छोटी हैं। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है। कुछ ऐसा जो इस ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है, मतलब काफ़ी ऊंचाई पर है, और मुझे छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर बड़ा उत्साहित भी कर रहा है। लेखक ने अपने आप को क्या माना है? छोटा भाई, और हिमालय को क्या माना है? बड़ा भाई माना है। जिस प्रकार से 10th क्लास का मॉडल पेपर आया है उसमें छोटे क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन छोटे हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं छोटे क्वेश्चन। लेखक ने अपने आप को हिमालय का छोटा भाई और हिमालय को बड़ा भाई माना है, और हिमालय है वह बड़ा होने के कारण छोटे भाई को क्या कर रहा है? कुंठित और लज्जित देखकर उत्साहित हो रहा है। स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। मतलब लेखक अपने आप को हिमालय को देखकर अपने सामने क्या महसूस कर रहा है? चुनौती महसूस कर रहा है। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा, और जैसे तंद्रा टूट गई। तंद्रा यानी जिस वो लीन थे, किन विचारों में लीन थे, वह विचारों की जो श्रृंखला थी वह टूट गई और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति जिसको दबाया नहीं जा सकता, ऐसी शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ा था। सबसे अधिक खुश था सेन। बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो बंड स्ट्रक हैं कि यह भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। बंडर स्ट्रक है। बंडर स्ट्रक मतलब इस सामान्य व्यक्ति के लिए होना है कि हम सामान्य व्यक्ति हैं। भगवान ने न जाने कितने कितने हिमालय पर क्या दिखाए हैं भाई? करतूत दिखाए हैं। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा, मतलब योगा करने लगे। पूछा गया तो बोला हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा, मतलब हम नए तरीके से हिमालय देखेंगे। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज है, और वह कहने लगा, ओ सब जीनियस लोग शीश का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से हम भी सिर का बल हिमालय देखता है, मतलब सिर को ऊपर करके, सिर नीचे करके शीर्षासन होता है। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे
जहाँ गोमती बहती है, नदी का नाम है। गोमती की उज्जवल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं इन शिखरों पर कब पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा, मतलब उनसे मुलाकात की, उसमें डूबा रहा, मतलब वहाँ के दृश्यों में डूबा रहा लेखक। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है, मतलब मन में थोड़ी थोड़ी हल्की पीड़ा उत्पन्न होती है। कल ठेले की बर्फ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेले पर लदे हिमालय से घिरकर ही तो तुलसीदास ने नहीं कहा था, कबहू को ही हाँ यही रहूँगा। मतलब मेरा मन है वो क्या करना चाहता आगे, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा। मतलब इस लाइन का अर्थ है कि मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा। वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर, मतलब हिमालय की जो ऊंचाई है, शिखर हैं, चोटियां हैं, उन चोटियों पर क्या मैं रह सकूँगा। और तब मन में आता है कि हम हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूं, नहीं बंधु आऊँगा मैं फिर लौट कर ही आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वही मन रमता है, मैं करूँ तो क्या करूँ। लेखक ने अपने आप के लिए कहा है, हिमालय को देखने की चेष्टा उनके मन में है और जो अधूरी लालसाएं इच्छाएं जो रह गई हैं उनको पूरा करने का उनके मन में विश्वास है। तो लेखक हैं वो ठेले पर जो बर्फ थी उसको देखकर जो निबंध लिखा है उन्होंने, उसमें उन्होंने हिमालय की सुंदरता, प्राकृतिक दृश्यों के बारे में उन्होंने बताया है। इस प्रकार जो आपकी छोटी वाली ऑप्शंस वाली क्वेश्चन और छोटे वाले क्वेश्चन है, आपको उनको ध्यान में रखना है। धन्यवाद। आपका जो चैप्टर है पूरा हो गया।